दिल्ली से मुंबई 12 घंटे का सफर, पीएम मोदी आज देंगे एक्सप्रेसवे की सौगात। कर्नाटक पर अमित शाह विपक्ष का साधा निशाना, बीजेपी को बताया राष्ट्रभक्तों की टोली, एक को चुनाव। महाराष्ट्र बनेगा बुलडोजर। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़ी, 28,000 के करीब हुई संख्या। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनकार न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशात। खबरें जहां विस्तार से। प्रधानमंत्री आज दौसा राजस्थान में 18,100 करोड़ की अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि इस योजना का जो राजस्थान दौरा है, इसमें बता दें कि 18,100 करोड़ रुपए से अधिक का ये लागत है, जहां सड़क इस परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट में सेक्शन जनता को करेंगे साथ ही साथ समर्पित। प्रधानमंत्री आज यानी कि 12 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आएंगे। वे दोपहर 3 बजे दौसा पहुंचेंगे। यहाँ जिले के धनावड़ में 18,100 करोड़ के बता दें कि योजना का शिलान्यास करने वाले हैं। इसमें अधिक लागत की हम बात करें तो ये अधिक लागत से सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले यहाँ हाल ही में गत 28 फरवरी को भीलवाड़ा आए हुए थे। दरअसल इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस बरसों से इस पुरानी परंपरा को तोड़कर सूबे की सत्ता में वापसी करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में आने की रणनीति बना रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हाईवे होगा, जिसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। इसके बन जाने से के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा दूरी में 12% की कमी आएगी और सड़क की लंबाई 1424 किलोमीटर से कम होकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी। अब इस यात्रा के समय में भी 50% की कमी आ जाएगी। तो पहले जहां 24 घंटे लगते थे, वो अब सिर्फ 12 घंटे लगेंगे। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर ली है। इसी बीच शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुतूर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पुतूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने अभी कतारा देखी है। कतारा देखकर ये मुझे पता चला है कि ये प्रदेश कितनी समृद्ध परंपराओं का है। देश में बहुत कम ऐसी जगह है जहां के लोग विषय परिस्थिति के बाद भी खेती से देश को समृद्ध बनाते हैं। दरअसल पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल अमित शाह चुनाव में बीजेपी को प्रचार को लेकर कर्नाटक आए हैं। यहां पर अमित शाह ने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र भक्तों की टोली है, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के लिए कर्नाटक को एटीएम बनाने वाली कांग्रेस से आपको एक और चुनाव है। तो कांग्रेस वालों ने पीएफआई के लोगों को छोड़ने का काम किया है, तो हमने इसे बैन करने का प्रयास एक कोशिश की है। तो विपक्ष पर सीधा सीधा अमित शाह ने कटाक्ष किया है। बता दूं कि वो कर्नाटक दौरे पर इस वक्त है। जेडीएस
कटाक्ष किया है और पार्टी को अड़े हाथों लिया है। अमित शाह ने कहा है कि जेडीएस और कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी ने के नेतृत्व में राष्ट्र भक्तों की टोली है, तो वहीं दूसरी तरफ गांधी परिवार के लिए कर्नाटक को यहाँ एटीएम बनाने वाली कांग्रेस में आपको एक चुनाव है। कांग्रेस वालों ने पीएफआई के लोगों को छोड़ने का काम किया है, तो वहीं हमने इसे बैन करने का काम किया है। सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए अमित शाह नजर आए। सीधा सीधा विपक्षी पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। कर्नाटक में बता दें कि वो दौरे पर हैं। दरअसल अमित शाह चुनाव में बीजेपी के प्रचार को लेकर कर्नाटक आए हैं। अमित शाह ने कहा है कि जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र भक्तों की टोली है, तो वहीं दूसरी तरफ गांधी परिवार कर्नाटक को एटीएम बनाने वाली कांग्रेस में आपको एक और चुनाव है। कांग्रेस वालों ने पीएफआई के लोगों को छोड़ने का काम किया है, तो हमने इसे बैन करने का काम किया है। तो बढ़ते हैं यहाँ अगली खबरों की तरफ, जहां पर अगली खबर को बढ़ते इससे पहले हमने आपको दिखाई अमित शाह के जो कर्नाटक दौरे पर हैं। अब बढ़ते हैं महारैली में। यहाँ बुलडोजर सीएम केजरीवाल ने दिया आदेश, तोड़फोड़ को रोकने के आदेश या थमेगा पीला पंजा। 2 दिनों से दिल्ली के महरौली इलाके में चलाई जा रही दिल्ली विकास प्राधिकरण की डेमोलिएशन ड्राइव थमती दिख रही है। दूसरे दिन हुए भारी बवाल के बाद केजरीवाल सरकार ने डीडीए को तोड़फोड़ अभियान को रोकने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस तोड़फोड़ के अभियान को अंजाम देने के लिए राजस्व विभाग की सीमांकन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर सीमांकन को रद्द कर दिया है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र को नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश भी दिया। राजस्व मंत्री ने कहा है कि कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है। उन्होंने जिला अधिकारी को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। तो खबर जहां तुर्की से भूकंप से तबाही, यहां 28,000 के पार हो गई है संख्या, लगातार बढ़ रही है। इस बीच लूट की भी घटना सामने आ रही है। लूट की घटना यहां बता दें आपको कि 48 ऐसे संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं जो भूकंप ने तुर्की और सीरिया में जमकर तबाही मचाई है। अब वहां पर 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच भूकंप से कराह करते हुए तुर्की में लूटपाट की भी घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस ने भूकंप के बाद लूटपाट मचाने वाले 48 लोगों को हिरासत में लिया है। तुर्की की समाचार एजेंसी अनातुल के मुताबिक 6 फरवरी को आए शक्तिशाली 7.8 यहाँ पे जो भूकंप की तीव्रता से जो भूकंप आई थी, उसके झटके के बाद से अब लूटपाट का भी मामला सामने आ रहा है। इन घटनाओं के बाद जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। बता दें कि कमेटी ने जांच के बाद 8 अलग अलग प्रांतों से 48 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। तो बता दें कि अभी तक तुर्की में 28,000 के पार हुई है मरने वालों की संख्या। लगातार ये संख्या बढ़ता ही जा रहा है। ये संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस बीच ये भी ऐसी भी खबर आ रही है, यहाँ पे लूटपाट के भी वारदात सामने आ रहे हैं। अभी तक 48 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। तो भूकंप से ये तबाही, पुलिस ने भूकंप के बाद लूटपाट मचाने वाले 48 लोगों को गिरफ्तार किया है। तुर्की की समाचार एजेंसी ने
अनातुल के मुताबिक 6 फरवरी को आए इस शक्तिशाली तूफान के साथ साथ अब यहां लूटपाट का भी मामला सामने आ रहा। तो लगातार बढ़ रही है लूट की घटना। आपको बता दें कि इसमें 48 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। तो भूकंप से ये तबाही का मंजर था। अब इस बीच यहां पर लूटपाट का भी मामला सामने नजर आ रहा है। अभी तक 48 ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। अगर हम तुर्की में मरने वालों की संख्या की बात करते हैं तो लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। 28,000 अभी तक शव बरामद कर लिए गए हैं। मौर्य के खिलाफ पार्टी के अंदर ही उठी है आवाज। सपा विधायक राकेश प्रतापनी ने यहां पर बता दें कि राम पर टिप्पणियां करने वाले अब नहीं हो सकते हैं बड़ी। आपको बता दें कि ऐसी जो उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे आदर्श राम हैं, उनका अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों के खिलाफ अब पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। अमेठी से सपा विधायक राकेश प्रताप ने मौर्य पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम के चरित्र पर टिप्पणियां करने वाले ना तो स्नाते हो सकते हैं और ना ही समाजवादी हो सकते हैं। ऐसे करने वाला सिर्फ एक विचित्र प्राणी हो सकता है। राकेश प्रताप ने कहा है कि जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म के आस्थाओं पर कुठारघात करने का काम करेगा तो वह उसके विरोध में सबसे पहले सीना तान कर खड़े होंगे। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि उनका दुर्भाग्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके दल का नेता है और उनके दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति रहे या ना रहे, विधायक रहूं या ना रहूं, आगे टिकट रहे या ना रहे, लेकिन जब धर्म पर उंगली उठेगी तो वह चुप नहीं रहेंगे। राम पर टिप्पणियां करने वाला सनातन और समाजवादी बिल्कुल नहीं हो सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा है कि वह हमेशा राम और कृष्ण पर टिप्पणियां करने वालों को विरोध करते रहेंगे। सपा विधायक राकेश प्रताप ने यह भी कहा है कि उनके लिए किसी भी पद, प्रतिष्ठा और धन से ज्यादा सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा, उसका प्रसार, उसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी उन्होंने मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे आदर्श राम हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा ये सपा की भाषा नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत भाषा है और बयान है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस मामले पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। अमेरिका की तरह कनाडा में भी दिखा है फ्लाइंग, जहां पर आपको बता दें कि ऑब्जेक्टो अमेरिका के फ्लाइट जेट यहां नेमार ने गिराया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यहां पे ट्वीट कर जानकारी दी। बता दें कि अमेरिका के बाद अब कनाडा के आसमान में एक फ्लाइंग यह ऑब्जेक्ट देखा गया है। इसे अमेरिका के फाइटर जेट ने मार गिराया है। इस घटना की जानकारी खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कनाडा के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान में नजर आया, ये जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दिया है, जिसे मार गिराने का आदेश भी दिया गया। तो यहाँ ट्रूडो ने आगे कहा है, उन्होंने इस बारे में शनिवार की दोपहर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात भी की थी। कनाडा से सेना अब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के मलबे को या हासिल कर उसका विश्लेषण कर रही है। यह ऑब्जेक्ट उत्तर पश्चिमी कनाडा के यूकोन में देखा गया था। बता दें आपको कि ट्रूडो का आदेश मिलने के बाद अमेरिका के F-22 ने उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया है।
ये फाइटर जेट नॉर्थ अमेरिकन एरो स्पेस डिफेंस कमांड का था, जहां पर यह अमेरिका और कनाडा की ज्वाइंट कमांड है। तो खबर जहां अब दिल्ली से है, दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए एक बार फिर नई तारीख निर्धारित हो गई है। यह एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसमें कि 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की बैठक बुलाने की मांग की गई थी। एमसीडी चुनाव के बाद चौथी बार बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि मेयर और डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। इससे पहले 6 फरवरी को सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई थी और यहां मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका था, जिसके बाद से दिल्ली सरकार ने एमसीडी से बातचीत के बाद अब यहां 16 फरवरी को बैठक के आयोजन के लिए एलजीवीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा था। अब इस पर एलजी ने अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे पिछले 7 दिसंबर को आया था, लेकिन यहाँ एमसीडी चुनाव में आपने 134 सीटें जीती, तो वहीं एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। तारीख मिल चुकी है। 3 बार यहाँ बैठक होने के बाद अब नई तारीख मिली है। दिल्ली को कब मिलेगा नया मेयर, जहां अब देखना है कि कब तक ये नया मेयर दिल्ली को मिल सकता है। 3 बैठकों में नहीं मिल सका है मेयर। बीजेपी के अध्यक्ष हमारे साथ रमन सक्सेना जुड़ चुके हैं। रमन जी, कब तक आखिर दिल्ली को इंतजार करना पड़ेगा? दिल्ली को कब तक मिलेगा नया मेयर? सबसे पहले तो मैं ना बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, ना मैं रमन सक्सेना हूँ, रमन मलिक हूँ। तो ये जो कम से कम जब आप जनता के सामने माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा जी। रमन जी, कब तक मिलेगा आखिर दिल्ली को नया मेयर? ये तो आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए कि कब दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था है उसको खराब कर रहे हैं, जो न्याय अनुरूप चल रहे हैं उसको खराब करने में लगे हुए हैं। जैसे ही अपनी गुंडागर्दी खत्म करते हैं, दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। ये तो जहां पहुंचते हैं वहां अराजकता फैलाना, यही आम आदमी पार्टी का एकमात्र तरीका है। इनको ये अराजकता हटाएं और अगर कोई इन्हें दिक्कत है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पे जाएं। सर, लेकिन बात ये भी तो है कि पार्टी एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही है और इतना लंबा वक्त हो गया। जब भारत की राजधानी का ये हाल होगा तो बाकी स्टेट इससे क्या सीख लेंगे? जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी है वहाँ न्याय व्यवस्था और न्याय की अनुपालना की ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि अराजकता फैल जाती है, और वही जी सर भारत के अंदर अराजकता फैलाना
कि 16 फरवरी को जो अब बैठक होने वाली है उसमें नया मेयर मिल सकता है? बिल्कुल मेयर मिल सकता है। इंसानों की तरह को मानने वाले लोगों की तरह जो देश के नागरिक होते हैं, जो न्याय की अनुपालना करते हैं, वैसे चलेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। उनमें उनमें उनका बने हमारा बने, इससे क्या फर्क पड़ता है? रमन जी, लेकिन बात यह है कि हर वक्त अभी तो मीटिंग हो रही है लेकिन बार बार नया मेयर नहीं मिल रहा है। आखिर दिल्ली की जनता कब तक इंतजार करे नए मेयर का? दिल्ली की जनता को दिल्ली के धूर्त श्रेष्ठ मुख्यमंत्री, जो बिना किसी विभाग के बैठा हुआ है और हर तरीके के फर्जीवाड़े में संलिप्त है, ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए कि दिल्ली का और कितना खस्ता हाल करेंगे वो। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आप रमन जी क्या लगता है कि 16 तारीख को ये एक तारीख जो है वो मुकर्रर की जाए कि दिल्ली को अब नया मेयर मिल जाएगा? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथ के गुर्गे अगर ये अपने पार्टी के पार्षदों को ये बोल दें कि वह न्याय के अनुरूप चले तो दिल्ली को अपना मेयर मिल सकता है। वो न्याय व्यवस्था के विपरीत चलेंगे तो दिल्ली को नहीं मिल पाएगा मेयर। लेकिन अगर आरोप की बात करें तो केजरीवाल भी सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उनकी तरफ से वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, नहीं पता क्या रीजन है, किस वजह से। क्या आप इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? केजरीवाल जी तो किसी भी चीज पे आरोप लगा सकते हैं। वो तो भगवान सूर्य पे भी आरोप लगा सकते हैं कि वो चमक क्यों रहे हैं। जी जी, केजरीवाल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी चलिए, अब देखना होगा रमन जी कि क्या 16 फरवरी को अब दिल्ली को नया मेयर मिल सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नया मेयर मिल सकता है 16 फरवरी को, एक उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। बता दें आपको कि नई तारीख का ऐलान हो चुका है 16 फरवरी, जबकि 3 बार अभी तक बैठक हो चुकी है। यहाँ अभी तक नया मेयर नहीं मिला है। इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे और इस समारोह में हुए कुल निवेश की जानकारी भी देंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल उम्मीद से बेहतर परिणाम देती नजर आ रही है। देश विदेश की कई कंपनियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है। अब ऐसे में निवेश का आंकड़ा 35 लाख करोड़ रुपए के पार जाना तय माना जाता है। तो इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को GIS के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में निवेशकों के महाकुंभ में आए कुल निवेश को साझा करेंगे। बता दें कि GSI के उद्घाटन सत्र यहां तक कि राज्य सरकार को 32.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। नोएडा के कोतवाली फेज 1 में स्थित सेक्टर 8 की JJ कॉलोनी के एक झुग्गी में सिलेंडर फटने से आग लग गई है। इस आग में अब तक यहां 6 लोग झुलस गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की और पुलिस की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है और घायलों का इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक नवजात समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। बाकी 4 जख्मियों को हालत अभी ठीक बताई जा रही है। तो दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में इन्हें रेफर किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह घटना आज सुबह करीब 3 बजे सेक्टर 8 के D221 के सामने वाली झुग्गी में हुई है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड फेज 1 की 2 गाड़ियों और कोतवाली फेज 1 की पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। इस दौरान
एक परिवार के 6 लोग इस आग में झुलस गए थे। उन्हें नोएडा के सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान 12 वर्षीय लड़के और 12 दिन की शिशु कन्या की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की CSO प्रदीप कुमार ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में आग गैस के सिलेंडर में लीकेज की वजह से लगने की बात सामने आई। रात्रि के 2:52 पर फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि D221 सेक्टर 8 के पक्की झुग्गी झोपड़ी जो कि 6x6 फीट का था में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे 2 गाड़ियां रवाना की गई हैं, क्योंकि इसकी दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर थी, इसलिए 4 मिनट में हमारी गाड़ियां पहुंच गई हैं। वहां जाके देखा गया कि गैस सिलेंडर फटने से मकान में आग लगी हुई है। उसमें 6 लोग जो झुलस गए हैं, जिसमें और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। दीजिए इजाजत, देखते रहें ओमकार न्यूज।